नमस्कार विद्यार्थियों। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं हमारा आने वाली कंपटीशन एग्ज़ाम बीएड वेट अ सेकेंड आने वाले कंपटीशन एग्ज़ाम बीएड एमकॉम बीकॉम और जो बच्चे सीयूएट सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट देने वाले हैं उनके लिए कॉमर्स के रिगार्डिंग, याद रखिएगा, कॉमर्स के रिगार्डिंग हम लोग थ्योरी एंड एमसीक्यू दोनों प्रश्नों के थ्रू, दोनों माध्यमों के थ्रू तैयारी कर रहे हैं। क्लियर? तो आज उसी से रिलेटेड हमारा कॉर्पोरेट अकाउंट का पार्ट 2 क्लास है। ओके, पहली थ्योरी मैं ऑलरेडी आप लोगों को करा चुका हूँ, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ से सारी की सारी थ्योरी और एमसीक्यू आप वॉच कर सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग चेक कर लीजिएगा, वहाँ से आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी। ओके, और देर न करते हुए चलिए हम लोग अपनी वीडियोस की शुरुआत करते हैं। लेकिन उसके पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि अगर अभी तक आप लोगों ने हम लोगों को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है सो गो एंड फॉलो दे। हमारा यूज़र आईडी है स्वास्तिक कॉमर्स क्लास। ओके, और अगर किसी बच्चे को मेरे से पर्सनल कुछ क्वेरी करनी है तो वो टेलीग्राम पे डायरेक्ट मेरे को मैसेज कर सकता है। मेरा यूज़र आईडी है विकास_श्री। और जिन बच्चों को पीडीएफ चाहिए, तो देखिए थ्योरी की पीडीएफ तो मैं किसी को प्रोवाइड नहीं कराता हूँ। ओके, बट जो एमसीक्यूज़ होते हैं उसकी पीडीएफ देखिए मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा देता हूँ। और मेरे टेलीग्राम चैनल का यूज़र आईडी है स्वास्तिक0421। वहाँ से मैं एमसीक्यू क्वेश्चंस के पीडीएफ आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, तो ये देखिए कॉमर्स की बहुमूल्य क्लासेस हैं। जो बच्चे बीकॉम करने के बाद इस बारी बीएड का एग्ज़ाम देंगे बीकॉम करने के बाद, या जो बच्चे बीकॉम करने के बाद एमकॉम के लिए जा रहे हैं वो, उनके लिए भी ये क्लास बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल साबित हो रही है। और बीकॉम और जो बच्चे 12th पास करने के बीकॉम के एंट्रेंस में बैठेंगे उनको भी कॉमर्स के एग्ज़ाम क्वेश्चंस को फेस करना, उनके लिए भी बहुत बेनिफिशियल होगा। और सीयूएट में जो बच्चे यूजी और पीजी दोनों के लिए जा रहे हैं, दोनों के लिए वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल क्लास होगी कॉमर्स के लिए। ओके, तो चलिए देर न करते हुए हम लोग अपने वीडियो को शुरू करते हैं। तो जी, जैसा देखिए कि मैंने आपको बताया कि ये कॉर्पोरेट अकाउंट की दूसरी थ्योरी की क्लास है। पहली क्लास मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ। ओके, तो दूसरी क्लास में देखिए जो मेरा पहला टॉपिक है आज का वो है हमारा मिनिमम सब्सक्रिप्शन। ये क्लास देखिए डेली 4 बजे होती है। ओके, तो आप लोग लाइव आकर अच्छे से कॉपी पेन लेकर नोट्स बनाया करिए, क्योंकि इसकी पीडीएफ आप लोग को नहीं मिलती है। ओके, तो अच्छे से नोट्स बनाएंगे तभी आप लोग एमसीक्यू अच्छे से कर पाएंगे, और एमसीक्यू अच्छे से परफॉर्म करेंगे तभी आपका यूनिवर्सिटीज़ में सिलेक्शन होगा। ओके, तो यूनिवर्सिटीज़ में अगर आप लोग को सिलेक्शन चाहिए तो प्लीज़ मेहनत से पढ़ाई करिए, तभी आप लोग का यूनिवर्सिटी में होगा। तो चलिए फिलहाल शुरू करते हैं। आज का देखिए हमारा कॉर्पोरेट अकाउंट का सेकंड वीडियो का पहला टॉपिक है मिनिमम सब्सक्रिप्शन। तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन आइए देखते हैं क्या कहता है हमसे कि अ पब्लिक कंपनी कैन नॉट इशू एनी शेयर्स unless minimum subscription as stated in the prospectus has been received by it within a period of 30 days from the date of issue of prospectus। यानी कि न्यूनतम अभिदान वह अभिदान होता है जिसके द्वारा जो प्रोस्पेक्टस होता है, जो प्रविवरण होता है, उसमें जो कंपनी को व्यवसाय करने के लिए एक मिनिमम राशि की आवश्यकता होती है, याद रखिएगा कम से कम राशि की जो आवश्यकता होती है, तो वह प्रॉस्पेक्टस इशू करने के 30 दिन के भीतर कंपनी को चाहिए होती है, ताकि उससे उस बिज़नेस का संचालन या उस बिज़नेस का स्टार्टअप किया जा सके। वही राशि आपकी न्यूनतम अभिदान या मिनिमम सब्सक्रिप्शन कहलाती है। इन केस ऑफ द कंपनी हैज़ नॉट रिसीव सच सब्सक्रिप्शन, अगर मान लीजिए कि किसी परिस्थितियों में वह जो न्यूनतम राशि, जैसे मान लीजिए प्रॉस्पेक्टस में कंपनी ने 100 रुपये का बोला कि 100 रुपये कंपनी को चाहिए बिजनेस करने के लिए, लेकिन किसी कारणवश वह 100 रुपये कंपनी नहीं रिसीव कर पा रही है, तो एप्लीकेशन मनी शैल बी रीपेड विद इन 15 डेज फ्रॉम द क्लोजर ऑफ द इशू। तो प्रोस्पेक्टस इशू के होने के 15 दिन के भीतर तक कंपनी को जो एप्लीकेशन पर, याद रखिएगा, जो कंपनी ने एप्लीकेशन पर पैसा एप्लीकेंट से रिसीव किया है उसको वापस करना पड़ेगा। फेलिंग which the directors become liable to repay the money with an interest of 15% per annum। और यस, ऐसा ही है, जब मतलब कंपनी फेल हो जाती है 15 डेज में मिनिमम सब्सक्रिप्शन को कलेक्ट करने के लिए, तो कंपनी के डायरेक्टर्स की एक लाइबिलिटी होगी। याद रखिएगा कंपनी के ये एमसीक्यू क्वेश्चन आज डायरेक्ट बनता है
कि बताइए किसकी लाइबिलिटी होती है मिनिमम सब्सक्रिप्शन में अगर अमाउंट रिसीव नहीं होती है इंटरेस्ट पेमेंट करने की। ओके, तो डायरेक्टर्स की ये लाइबिलिटी होती है कि 15% इंटरेस्ट के साथ पर एनम जो चार्ज होता है वह अपना रीपेमेंट करे जो एप्लीकेशन पर मनी रिसीव की गई है उसका। ओके, एज पर सेबी रेगुलेशन 2009 द मिनिमम सब्सक्रिप्शन शुड नॉट बी लेस देन 90% ऑफ द ऑफर। यानी कि प्रोस्पेक्टस में देखिए 100 रुपीज़ का रिक्वायरमेंट है, ठीक, तो अगर 100 रुपीज़ में से 90 रुपीज़ कंपनी को नहीं मिल रहे हैं तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन का जो दायरा है वो फुलफिल नहीं हो रहा है, यानी कि 90% चाहिए ही चाहिए मिनिमम सब्सक्रिप्शन के लिए। इफ़ मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज़ नॉट रिसीव्ड, अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं रिसीव्ड हो रहा है तो ऐसे शेयर को अंडर सब्सक्राइब्ड कहा जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी को कुछ ना समझ में आया करे तो कमेंट करके भी पूछ सकते हो, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा टेलीग्राम का पर्सनल लिंक है, वहाँ से भी वो क्वेरी कर सकता है। ओके, सो आप लोग एकदम बेझिझक पूछा करिए और क्लास कैसी लगती है उसका फीडबैक भी ज़रूर दिया करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है, इशू ऑफ शेयर्स। इशू ऑफ शेयर्स क्या होता है ये जान लेते हैं। तो अ कंपनी कैन इशू ऑफ शेयर्स फॉर कैश एंड फॉर कैश और फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। यानी कि एक कंपनी जो होती है वो कैश के लिए शेयर इशू कर सकती है या कैश के अलावा किसी और चीज़ के लिए भी कंपनी शेयर इशू कर सकती है, लाइक फिक्स्ड एसेट्स को खरीदने के लिए। क्लियर। अब शेयर देखिए दो मोड में एक्चुअली इशू किए जाते हैं। सबसे पहला होता है एक एट पार, एक एट प्रीमियम, बट अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013 डिस्काउंट पे अब शेयर इशू नहीं किए जाते हैं। याद रखिएगा, कंपनी फ्रेश शेयर्स को सिर्फ एट पार और एट प्रीमियम पर ही इशू कर सकती है, बट अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013 अब कंपनी कभी भी डिस्काउंट पर शेयर इशू नहीं कर सकती है अनलेस वह स्वेट इक्विटी शेयर ना हो। ओके, तो स्वेट इक्विटी शेयर्स को डिस्काउंट पे इशू किया जा सकता है और फॉरफिटेड शेयर्स को भी डिस्काउंट पे री इशू किया जा सकता है। तो यहाँ देखिए एमसीक्यू का क्वेश्चन डायरेक्ट बन सकता है कि किस शेयर्स को डिस्काउंट पे इशू किया जा सकता है। तो याद रखिएगा, स्वेट इक्विटी शेयर्स और फॉरफिटेड शेयर्स को हमेशा डिस्काउंट पे इशू किया जा सकता है, बट फ्रेश शेयर्स को कभी भी डिस्काउंट पे इशू नहीं किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट 2013। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए आपसे क्या कह रहा है कि द कंपनी में आस्क फॉर द पेमेंट ऑफ शेयर्स इन लम्प सम और इन इंस्टॉलमेंट। कंपनी जो है, या जैसे मान लीजिए एक शेयर्स की मार्केट वैल्यू 100 रुपये है। ओके, तो कंपनी जो है अपने एप्लीकेंट से 100 रुपये पूरे के पूरे मांग सकती है एक साथ, या वो इंस्टॉलमेंट में मांगेगी। इंस्टॉलमेंट में देखिए 4 चरणों में बेसिकली होता है। सबसे पहले कुछ पैसे एप्लीकेशन में मांगेगी, तो मान लीजिए 20 रुपये कंपनी ने एप्लीकेशन में मांग लिए। फिर उसके बाद अलॉटमेंट पे मांगे, तो मान लीजिए 30 रुपये अलॉटमेंट पे मांग लिए। फिर कंपनी देखिए फर्स्ट कॉल पे मांग सकती है, तो फर्स्ट कॉल पे मान लीजिए 25 रुपये मांग ली, और फिर सेकंड एंड फाइनल कॉल पे 25 रुपये मांग लेगी, तो 100 रुपये आपका हो जाएगा। अब ये चीज़ याद रखिएगा, यहाँ से भी एक एमसीक्यू का क्वेश्चन आता है कि दी अमाउंट पेबल ऑन एप्लीकेशन शुड नॉट बी लेस देन 5% ऑफ नॉमिनल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी। यानी कि एक शेयर्स की जो नॉमिनल वैल्यू है 100 रुपये है, तो कंपनी कभी भी इसके 5% से नीचे एप्लीकेशन मनी मांग नहीं सकती, यानी कि 5 रुपये से ज़्यादा ही मांगेगी, 5 से कम नहीं। ओके, यहाँ देखिए मैं आपको बताया नहीं एट पार क्या होता है, एट प्रीमियम क्या होता है। एट पार का मतलब देखिए क्या होता है, अगर एक शेयर्स की फेस वैल्यू 100 रुपये है तो कंपनी 100 रुपये ही में ही उस शेयर्स को इशू करेगी, यानी कि जितने का शेयर उतने में ही कंपनी इशू करे, उसको एट पार कहा जाता है। ओके, दूसरा देखिए क्या होता है, जब कंपनी अपने शेयर्स की वैल्यू 100 रुपये है लेकिन कंपनी की रेपुटेशन की वजह से मान लीजिए कंपनी 10 रुपये उससे ज़्यादा वेब इशू कर रही है, तो कंपनी ने अब देखिए 100 के शेयर को 110 रुपये में इशू किया। ओके, तो यह शेयर आपका प्रीमियम पे कहलाएगा, जिसमें 10 रुपये आपका प्रीमियम हो जाएगा, यानी कि जितने का शेयर कंपनी उससे ज़्यादा में जब उसको इशू करेगी तो वह शेयर प्रीमियम कहलाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। वेट अ सेकेंड, ये रेस कर दूँ ताकि आप लोग को लिखने में आसानी हो। आप लोग अच्छे से नोट्स बनाए करिए, तभी आप लोग से बार बार मैं कह रहा हूँ थ्योरी आप लोग सॉल्व कर पाएंगे, अदरवाइज एमसीक्यू सॉल्व कर पाएंगे, अदरवाइज एमसीक्यू के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत आप लोग को फेस करनी पड़ेगी, और एग्ज़ाम में एमसीक्यू ही आपको बचाएगा क्योंकि उसी पैटर्न पे परीक्षा होगी आपकी, दैट्स वाई। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे देखिए, जब हम लोग शेयर इशू करते हैं इंस्टॉलमेंट बेस पे तो क्या क्या एंट्री पास होती है। वैसे तो ये आप लोग ऑलरेडी पढ़े हैं, लेकिन एक बार रिकॉल कर लिया जाए।
तो सबसे पहले देखिए कंपनी क्या करती है, एप्लीकेशन रिसीव करती है। तो एप्लीकेशन रिसीव करने की देखिए हमारी एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ओके। और जब यही चीज़ आपका ओवर सब्सक्रिप्शन हो जाता है, ओवर सब्सक्रिप्शन क्या होता है ये तुरंत समझा देता हूँ आपको। मान लीजिए कंपनी ने पब्लिक के लिए 1000 शेयर इशू किए, बट पब्लिक ने 1200 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन भेज दिया, तो शेयर्स देखिए 200 से ओवर सब्सक्राइब्ड हो गया, यही आपका ओवर सब्सक्रिप्शन कहलाता है। तो इसके बारे में देख लेते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। तो देखिए जब आपका ओवर सब्सक्रिप्शन होगा तो इसका देखिए पैसा हम लोग 200 जो आया था ये एक्स्ट्रा, इसको कंपनी क्या करेगी, रिजेक्ट कर सकती है, या प्रोराटा बेसिस पे अलॉटमेंट होता है, वो अभी मैं आगे आपको बताऊंगा। तो फिलहाल या तो यहाँ पे बोल रहा है कि पूरा का पूरा 200 जो एक्स्ट्रा शेयर्स का एप्लीकेशन आ गया है उसको पूरा का पूरा रिजेक्ट कर दिया जाए। तो उसकी एंट्री देखिए हमारी पास होती है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ओके। फिर क्या करेंगे हम लोग, इस एप्लीकेशन से अपना कैपिटल क्रिएट करेंगे। तो इसको एंट्री देखिए, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। फिर इसके बाद से देखिए अलॉटमेंट मनी हम लोग ड्यू करेंगे, याद रखिएगा एप्लीकेशन में सबसे पहले रिसीव्ड होता है फिर ड्यू होता है, बट अलॉट उसके बाद से सारा एंट्री पहले ड्यू होगा फिर रिसीव्ड होगा। तो इसमें देखिए सबसे पहले अलॉटमेंट की मनी ड्यू करेंगे, तो इसकी एंट्री होगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। फिर अलॉटमेंट मनी देखिए हम लोग रिसीव करेंगे, तो इसकी एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। फिर देखिए फर्स्ट कॉल की एंट्री, तो अभी मैंने बताया ना एप्लीकेशन को छोड़ के बाकी सारी एंट्री आपकी पहले ड्यू होगी फिर रिसीव्ड होगी। तो फिर देखिए इसकी ड्यू की एंट्री, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। फिर फर्स्ट कॉल का आप मनी रिसीव करेंगे, सो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। फिर नेक्स्ट देखिए आपका सेकंड एंड फाइनल कॉल की एंट्री, तो शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, और फिर इसका रिसीव करेंगे हम लोग टू शेयर कैपिटल अकाउंट। फिर शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल का पैसा हम लोग रिसीव करेंगे, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। तो ये दोनों एक्चुअली देखिए एंट्री कंबाइन ही हो जाएगी, तो ये कोई इशू नहीं है। अब ये तो था आपका क्या बोलते हैं इंस्टॉलमेंट में, जब कंपनी लमसम अमाउंट पे पैसा ले लेगी, लमसम मतलब 100 रुपये का शेयर है और 100 रुपये पूरा का पूरा एक साथ मांग ले, इंस्टॉलमेंट में नहीं, तब क्या एंट्री पास होगी, तब एंट्री आपकी पास होगी आपकी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और यही चीज़ अगर प्रीमियम पर होगा तो हमेशा याद रखिएगा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट आ जाएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, इसकी एंट्री पास होगी, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए हमारा टॉपिक आ गया ओवर सब्सक्रिप्शन का। तो ओवर सब्सक्रिप्शन देखिए क्या होता है कि व्हेन द नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड फॉर एक्सीड्स द नंबर ऑफ शेयर इशूड देन द शेयर्स आर टू बी सेड ओवर सब्सक्राइब्ड। यानी कि मान लीजिए कंपनी ने 100 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन जारी किया, बट कंपनी के पास 120 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आ गए, तो जब भी जो कंपनी शेयर इशू की होगी और जो एप्लीकेशन है उससे ज़्यादा कंपनी के पास आ जाएगा, तब आपका शेयर्स ओवर सब्सक्राइब्ड कहलाएगा। 20 शेयर से देखिए शेयर्स आपका क्या हो गया, ओवर सब्सक्राइब्ड हो गया। तो ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स कैन बी डेल्ट इन द फॉलोइंग वेज। तो जो ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ है ये 20 शेयर्स का, उसको देखिए निम्न तरह से एडजस्ट किया जा सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में देख लेते हैं किस किस तरह से एडजस्ट किया जा सकता है। सबसे पहला देखिए आपका, वेट अ सेकेंड, सबसे पहला देखिए आपका बाय टोटलिंग रिजेक्टिंग सम ऑफ द एप्लीकेशन, यानी कि देखिए जो 20 शेयर्स का एप्लीकेशन आपके पास ज़्यादा आया था वो पूरा का पूरा आप रिजेक्ट कर दीजिए, मतलब जो 20 शेयर्स है उनके एप्लीकेंट्स का पैसा पूरा का पूरा आप वापस कर दीजिए, ओके। दूसरा देखिए कैसे कर सकते हैं हम लोग, बाय मेकिंग प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट टू ऑल द एप्लीकेंट्स, यानी कि जैसे देखिए यहाँ पे 100 शेयर्स के लिए था एप्लीकेशन कंपनी ने जारी किया था, बस ओवर सब्सक्राइब्ड होकर 120 एप्लीकेशन आ गए, तो कंपनी अब प्रपोर्शन में जारी करेगी, मतलब एक रेशियो में। रेशियो में कैसे देखिए, जैसे 100 शेयर्स थे लेकिन कंपनी के पास सब्सक्रिप्शन आ गया 120, ओके, तो इनका कंपनी रेशियो निकाल लेगी, ओके। तो रेशियो जैसे निकालेगी तो कंपनी का रेशियो देखिए आएगा 5:6 का, क्लियर। यानी कि 6 एप्लीकेशन पे कंपनी 5 शेयर्स को इशू करेगी, ये आपका कहलाता है प्रोपोर्शनेट। तो इसी को हम लोग प्रोराटा के नाम से भी जानते हैं, याद रखिएगा, इसी को हम लोग प्रोराटा के नाम से भी जानते हैं।
नेक्स्ट देखिए, एक ये भी पॉइंट है, बाय रिजेक्टिंग सम एप्लीकेशन इन फुल एंड मेकिंग प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ अदर। यानी कि यहाँ देखिए ये दोनों आ जाएगा। दोनों कैसे? इन द सेंस कि मान लीजिए जो 20 शेयर्स आपके एक्स्ट्रा आए थे उसमें से मान लीजिए कंपनी क्या करेगी, 10 शेयर्स को पूरा का पूरा वापस कर देगी, पैसा ही 10 शेयर्स एप्लीकेंट को ले जाइए भैया, आप अपना पैसा अपने पास रखिए। बाकी जो 10 बच जाएंगे उनको प्रोपोर्शनेट बेसिस पे मिल जाएगा। यानी कि देखिए 100 तो कंपनी जारी कर सकती है और 10 बच गए, यानी कि इस समय कंपनी के पास देखिए टोटल कितने एप्लीकेशंस पड़े हुए हैं, 110। तो यानी कि जो कंपनी अब यहाँ इशू करेगी वो 10:11 पे करेगी। दैट मीन्स 11 एप्लीकेंट को 10 शेयर्स दिए जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए कॉल्स इन एरियर आ गया अब हमारा। तो कॉल्स इन एरियर क्या होता है आइए देख लेते हैं हम लोग। तो इट इज द अमाउंट नॉट येट रिसीव्ड बाय द कंपनी अगेंस्ट द कॉल डिमांडेड। यानी कि यह वह धनराशि होती है जो कंपनी अपने याचना पर प्राप्त नहीं करती है। दैट मीन्स कंपनी ने देखिए अलॉटमेंट पे आपसे पैसे मांगे बट आपने कंपनी को पैसे नहीं दिए, तो कंपनी जान जाएगी कि ये कॉल्स इन एरियर है। मतलब कि कंपनी के मांगे जाने पर जब कंपनी के जो शेयर होल्डर्स होते हैं, अंशधारक होते हैं, वह पैसे नहीं देते हैं तो वही आपका कॉल्स इन एरियर कहलाता है। ठीक, इस पे देखिए कंपनी इंटरेस्ट चार्ज कर सकती है अगर कंपनी का आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऐसा कहता है। ठीक, और यह कंपनी इफ द कंपनी हैज़ अडॉप्टेड टेबल एफ, और कंपनी ने टेबल एफ अडॉप्ट कर रखा है तो 10% पर एनम की से रेट से इंटरेस्ट चार्ज किया जा सकता है। ठीक, जो पैसे जैसे मान लीजिए 25 रुपये आपने अलॉटमेंट पे नहीं दिए तो कंपनी उस पर 10% के हिसाब से ब्याज के साथ आपसे वो पैसा वसूल सकती है। ओके, लेकिन कंपनी के टेबल एफ में ऐसा होना चाहिए। अब टेबल एफ क्या होता है आइए देख लेते हैं हम लोग। ये एक्चुअली मेरे पास एक हिंदी में बुक थी, दैट्स वाई हिंदी में मैं लिखा हूँ, बट आप लोगों को समझा दूंगा। तो टेबल एफ के अनुसार देखिए याचना यानी कि कॉल्स की राशि के अंकित मूल्य 25% से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक, तो जो कॉल्स का अमाउंट है वो आपका जैसे मान लीजिए शेयर्स की वैल्यू 100 रुपये है तो उसके 25% से अधिक नहीं होनी चाहिए, यानी कि 25 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए कॉल्स की अमाउंट। ये सब एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। दूसरा देखिए, दो याचनाओं में कम से कम 1 महीने का अंतर होना चाहिए। यानी कि जो दो याचनाएं बोले तो मान लीजिए एक अलॉटमेंट हो गया, एक फर्स्ट कॉल हो गया, तो इन दोनों के बीच में एटलीस्ट 1 मंथ का गैप होना चाहिए। आगे, प्रत्येक याचना की राशि का भुगतान के लिए कम से कम 14 दिन का समय दिया जाना चाहिए। यानी कि जब कंपनी डिमांड करती है अपने बुक्स में उसको एंट्री को ड्यू करती है तो एटलीस्ट 14 दिन का टाइम देना चाहिए पेमेंट करने के लिए। तो ये सब एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन कर सकता है कि बताइए कंपनी कितने दिन का टाइम देती है पैसे को पेमेंट करने के लिए, तो 14 दिन का देती है आफ्टर द ड्यू और डिमांड। नेक्स्ट देखिए, याचना के पत्र में याचना की राशि। ठीक, तो जो कॉल्स का सर्टिफिकेट जारी होता है उसमें जो कॉल्स का अमाउंट है वो, भुगतान का ढंग मतलब किस वे में आपको पेमेंट करना है, राशि जमा करने वाले बैंक का नाम, जो बैंक पेमेंट मतलब जिस बैंक में पेमेंट डिपॉजिट हो रहा है उस बैंक का नाम, और राशि जमा करने की अंतिम तिथि दी हुई रहनी चाहिए और किस लास्ट डेट आपका हमेशा देना चाहिए। समान श्रेणी के सभी अंशों पर मांग को एक समान आधार पर रखा जाना चाहिए। ठीक है, यानी कि जो एक तरह के शेयर्स होते हैं उन पे जो कॉल्स का पैसा होता है वो एक तरह से ही रखना चाहिए। तो ये आपका टेबल एफ था। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे देखिए आपका कॉल्स इन एरियर्स की एंट्रीज क्या क्या होती हैं। तो एक्चुअली बेसिकली देखिए 2 एंट्री होती है, पहले वो बता दूं आपको। पहले केस में देखिए क्या होता है, या तो आप कॉल्स इन एरियर की एंट्री ही ना करें। दूसरे केस में क्या होता है, जब आप कॉल्स इन एरियर अपने बुक्स में दिखाएंगे, तो जब आप कॉल्स इन एरियर की एंट्री ही नहीं दिखाना चाहती हैं, ओके, तो दैट मीन्स मान लीजिए आपको जो पैसा है, वेट अ सेकेंड, हाँ, तो जैसे मान लीजिए आपको जो पैसा है वो फर्स्ट कॉल में नहीं मिल रहा है। ओके, मान लीजिए आपका जो फर्स्ट कॉल ड्यू हो रहा है वो 1000 से ड्यू हो रहा है, बट कोई एक ऐसा एप्लीकेंट है जो आपको 50 रुपये नहीं दे रहा है। ठीक,
तो इसकी देखिए जब आप अपनी बुक में कॉल्स इन एरियर को शो नहीं करेंगे तब क्या एंट्री पास करेंगे आप। तो देखिए हमेशा याद रखिएगा जो भी एंट्री होगी कॉल्स इन एरियर की वो बैंक को ही अफेक्ट करती है। तो ड्यू तो आप पूरे अमाउंट से करेंगे 1000 से ही बोले तो देखिए ड्यू वाली एंट्री जो आप करेंगे वो क्या करेंगे, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ओके, ये पूरा का पूरा आप 1000 से दिखाएंगे। बट एक एप्लीकेंट है जो आपको पैसे नहीं दे रहा है 50 रुपये, ठीक। तो अब ये देखिए वो ये उस केस में काम करेगा जब आप कॉल्स इन एरियर को अपने बुक में शो नहीं करेंगे, तब उसकी देखिए एंट्री क्या पास होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। ओके, तो देखिए फर्स्ट कॉल आपका ड्यू कितने से हुआ था, 1000 से, बट 50 ऐसे एप्लीकेंट्स हैं जो आपको पैसा नहीं दे रहे, यानी कि आपको मिला कितना टोटल 950 रुपये। तो यहाँ जो एंट्री आप शो करेंगे वो सिर्फ 950 रुपये से करेंगे। तो इससे देखिए हम लोग कॉल्स इन एरियर का पैसा ही नहीं दिखाएं, बट कॉल्स इन एरियर हम लोग का डिडक्ट हो गया। और एक केस होता है जब आप कॉल्स इन एरियर दिखाएंगे, तो ये देखिए कॉल्स इन एरियर दिखाने की एंट्री है। वेट अ सेकेंड। तो देखिए इसमें सबसे पहले क्या होगा, मांग पर बकाया होना, यानी कि सबसे पहले ड्यू होना। तो जो बकाया राशि होगी तो इसकी एंट्री होगी देखिए कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर डैश डैश कॉल्स अकाउंट, यानी कि वो देखिए शेयर एक्चुअली अलॉटमेंट भी हो सकता है, शेयर फर्स्ट कॉल भी हो सकता है, शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल भी हो सकता है। किसी भी याचना पर यानी कि कॉल्स पर आपको पैसा नहीं मिला तो उसकी एंट्री ये पास होती है। फिर जब मांग पर बकाया राशि प्राप्त होती है और जब ये कॉल्स इन एरियर का पैसा आपको मिल जाता है तो उसकी एंट्री देखिए आप क्या करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट। और जब इसी पे आपको इंटरेस्ट मिलता है, अभी जैसे मैंने बताया इंटरेस्ट भी आपको चार्ज होगा, तो उसकी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर अकाउंट। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉल्स इन एरियर के बाद से देखिए अब हमारा था कॉल्स इन एडवांस। तो आइए इसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। कॉल्स इन एडवांस क्या होता है, तो इट इज़ द अमाउंट रिसीव्ड बाय द कंपनी फ्रॉम इट्स अलॉटीज। अलॉटीज मतलब जिसको कंपनी ने शेयर अलॉट कर दिए हैं, अगेंस्ट द कॉल्स नॉट येट मेड। वह मतलब वह राशि जो कंपनी अपने अलॉटी यानी कि जिनको शेयर अलॉट कर दिए गए उनसे मिल पाती है जो उसका कॉल्स अभी कंपनी की ही नहीं है। और ऐसे अमाउंट पे कंपनी इंटरेस्ट भी प्रोवाइड करती है जो देखिए 12% पर एनम होता है, ठीक। तो वही राशि आपकी कॉल्स इन एरियर एडवांस कहलाती है। कैसे होता है ये दिखाता हूँ यहाँ पे आपको। वेट अ सेकेंड। जैसे कि मान लीजिए एक एप्लीकेंट है जो आपका शेयर अलॉटमेंट पे ही, जैसे मान लीजिए एक एप्लीकेशन में आप, वेट अ सेकेंड, जैसे मान लीजिए आपको एप्लीकेशन पे 10 रुपये मिलने हैं, अलॉटमेंट पे 15 रुपये मिलने हैं, फर्स्ट कॉल पे 25 रुपये मिलने हैं, टोटल कितना हुआ आपका 40, 10, 50, और सेकंड कॉल पे मान लीजिए आपको 10 रुपये मिलने हैं। ओके, तो एक एप्लीकेंट जो आपको अलॉटमेंट के समय फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल दोनों का पैसा दे दे, याद रखिएगा एक ऐसा एप्लीकेंट जो आपको अलॉटमेंट के समय फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल दोनों का पैसा दे दे, तो वही आपका कॉल्स इन एडवांस कहलाता है। इस पे कंपनी 12% तक का इंटरेस्ट पेमेंट करती है। अब इससे संबंधित जनरल एंट्री देख लीजिए क्या होती है। सबसे पहला क्या बोलते हैं, कॉल्स इन एडवांस रिसीव करने पर, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। फिर इसका देखिए एडजस्टमेंट करना पड़ता है, जैसे फर्स्ट कॉल का पैसा देखिए आपको अलॉटमेंट में मिल गया, तो फर्स्ट कॉल में ऑब्वियसली वो पैसा आपको देगा नहीं, तो फर्स्ट कॉल में देखिए उसको डिडक्ट करना पड़ता है, इसीलिए उसकी एंट्री होती है हमारी कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर। फर्स्ट कॉल भी हो सकता है, अलॉटमेंट भी हो सकता है और सेकंड कॉल भी हो सकता है। फिर इस पे इंटरेस्ट पेमेंट करने की एंट्री, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो देखिए एक रिक्वेस्ट रहेगी आप लोगों से, अगर प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर किया करिए। ओके, और वीडियोस पसंद आती है सो प्लीज़ वीडियोस को लाइक ज़रूर किया करिए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए फॉर फीचर ऑफ शेयर्स क्या होता है, अंशों का हरण क्या होता है, ध्यान दीजिएगा।
It means cancellation of shares and forfeiting the amount received against these shares. यानी कि फॉरफीचर ऑफ शेयर्स का अर्थात वह होता है कि कंपनी शेयर्स को कैंसल कर देती है। कैंसल मतलब कि जो लोग शेयर्स का पैसा नहीं दिए रहते हैं, कंपनी उनके शेयर्स को कैंसल कर देती है, तो वही आपका फॉरफीचर कहलाता है। और कंपनी जितने भी पैसे रिसीव की रहती है उसके पहले, वही पूरा का पूरा पैसा उसका फॉरफिटिंग अमाउंट बन जाता है। जैसे कि मान लीजिए एक शेयर्स होल्डर है जिसने अलॉटमेंट तक का तो पैसा आपको 25 रुपये दे दिया, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट का मिला के 25 रुपये दे दिया, बट फर्स्ट कॉल में उसने आपका 10 रुपये ड्यू हो रहा था, आपको नहीं दिया। क्लियर? तो आपने क्या किया, उसके शेयर को फॉरफीट कर लिया। तो जो 25 रुपये आप पहले रिसीव किए होंगे वो पैसे आपके पास पड़े रह जाएंगे, जो कैपिटल रिजर्व में लास्ट में ट्रांसफ़र हो जाता है। ओके, ये पैसे रिटर्न करने की आवश्यकता नहीं होती है। फॉरफीचर टेक्स प्लेस व्हेन शेयर होल्डर्स फेल्स टू पे द कॉल मनी। फॉरफीचर तभी होता है जब आपके अंशधारक जो होते हैं वो कॉल्स पे पैसा ना दें। फॉरफीटेड शेयर्स कैन बी री इशूड एट डिस्काउंट। फॉरफीटेड शेयर्स को देखिए डिस्काउंट पे भी इशू किया जा सकता है, और स्वेट शेयर्स को भी अभी ऊपर मैंने आपको बताया था। एट द टाइम ऑफ फॉरफीचर्स शेयर कैपिटल अकाउंट इज डेबिटेड विद द कॉल्ड अप अमाउंट। ठीक, और जो फॉरफीटेड अमाउंट होता है वो हमेशा याद रखिएगा, जो कॉल्ड अप अमाउंट होता है उसी से डेबिट किया जाता है। ये सब एमसीक्यू के प्रोस्पेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो अच्छे से ध्यान से नोट्स बनाया करिए आप लोग। चलिए, इसकी एंट्री क्या होती है आइए देख लेते हैं हम लोग। देखिए, यदि भुगतान न की गई याचना यानी कि अनपेड कॉल्स को कॉल्स इन एरियर अकाउंट में हस्तांतरित नहीं किया गया हो, यानी कि जब हम लोग अपने बुक्स में कॉल्स इन एरियर की एंट्री शो ही ना किए गए हों, जैसे अभी ऊपर मैंने आपको बताया कैसे एंट्री पास होती है, तो उसके केस में देखिए एंट्री क्या होती है। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट। अब मान लीजिए आपने अलॉटमेंट के समय अगर फॉर फीचर किया तो अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल के समय किया तो फर्स्ट कॉल अकाउंट, और टू शेयर अगर सेकंड कॉल के बाद किया तो टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। ओके, और यदि आपने अपने बुक्स में कॉल्स इन एरियर की एंट्री दिखा रखी है, तब क्या एंट्री पास हो गई आपकी। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉर फीचर्ड अकाउंट टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट। ये पूरा अच्छे से याद करिएगा आप लोग। ओके, और एक चीज़ और बता दूं, देखिए मैं ऑलरेडी आप लोग को बुक कीपिंग एंड ऑडिटिंग की थ्योरी करा चुका हूं। ओके, जिसका प्लेलिस्ट का लिंक आपको यहाँ पे आई बटन पे मिल जाएगा, तो वो भी आप लोग जाकर वॉच करिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हमेशा कॉमर्स के किसी भी कंपटीशन एग्जाम के हो, सब में उससे क्वेश्चंस आते ही आते हैं, तो उसकी थ्योरी मैं करा दिया हूँ। यहाँ से आई बटन से आप लोग वॉच कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्लेलिस्ट का लिंक डाल दूंगा, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट देखिए आपसे क्या कह रहा है। यदि किए अंशों पर प्रीमियम की पूरी राशि या आंशिक राशि प्राप्त न हुई हो, दैट मीन्स जैसे कंपनी, मान लीजिए आपको अलॉटमेंट पे प्रीमियम मिलने वाला है, क्लियर, कंपनी अलॉटमेंट पे प्रीमियम पा रही है, बट एक ऐसा शेयर होल्डर है जो आपको अलॉटमेंट का पैसा ही नहीं दे रहा है, तो अलॉटमेंट का पैसा नहीं देगा तो ऑब्वियसली प्रीमियम का भी पैसा नहीं देगा। तब जब आप इसके शेयर को फॉरफीट करने जाएंगे तो आपको देखिए प्रीमियम का भी पैसा नहीं मिला होगा। तो जब आपको प्रीमियम की राशि भी रिसीव ना हो तब क्या एंट्री पास होती है, उसकी बात कर रही है। तो इसमें देखिए शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, और जितने रुपए का प्रीमियम होगा वो प्रीमियम को भी डेबिट कर देंगे, तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट। बाकी अगर आपको अलॉटमेंट का पैसा नहीं मिला तो अलॉटमेंट के समय तो अलॉटमेंट अकाउंट, अगर फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं मिला टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, और सेकंड कॉल का नहीं मिला तो टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स। ऑब्वियसली जब शेयर को फॉरफिट करेंगे तो अपने घर तो ले नहीं जाएगा, या कंपनी अपने घर पे तो रखेगी नहीं, उसी को मार्केट में फिर क्या करेगी, सर्क्यूलेट करेगी। उसी को हम लोग बोलते हैं री इशू ऑफ शेयर्स, यानी कि फॉरफिटेड शेयर्स को मार्केट में फिर से इशू कर देना, उसी को हम लोग री इशू ऑफ शेयर्स कहते हैं। तो व्हेन द शेयर्स आर फॉरफिटेड, जब शेयर्स का फॉरफीचर होता है, अंशों का हरण होता है, द कंपनी कैन री इशू द शेयर्स, तो कंपनी इस शेयर्स को री इशू यानी कि पुनः निर्गमन कर सकती है। इन दिस केस इट इज़ नोन एज री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स।
तो इस परिस्थिति में इस संज्ञा को हम लोग अंशों का पुनः निर्गमन कहते हैं। For reissue of shares, the company can conduct an auction and dispose of the shares. तो ऐसे परिस्थिति में रीइशू करने के लिए फॉरफिटेड शेयर्स को कंपनी एक ऑक्शन करती है जिसमें वह अपने फॉरफिटेड शेयर्स को रीइशू करती है। दिस शेयर्स कैन बी रीइशूड एट प्राइस बट दिस शेयर्स कैन बी रीइशूड एट एनी प्राइस। ऐसे शेयर्स को किसी भी प्राइस पे इशू किया जा सकता है। बट there is a clause है, it states the total amount that the total money received on shares should not be less than the price of the shares held in arrears। यानी अच्छा रुकिए, एक एग्जांपल के थ्रू समझा रहा हूँ तब समझ में आएगा आपको। वेल ये देख लीजिए, ऐसे शेयर्स को पार, प्रीमियम और डिस्काउंट तीनों पे इशू किया जा सकता है। और इसका देखिए एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझा रहा हूँ तब अच्छे से समझ में आएगा कि मान लीजिए एक अरुण एक शेयर होल्डर है, ओके, 4 रुपये एप्लीकेशन मनी आपने को पे किया है और एक शेयर्स की फेस वैल्यू जो है 10 रुपये, यानी कि अभी भी देखिए 6 रुपये बकाया है। 4 रुपये उसने पे किया अभी और एक शेयर्स की वैल्यू 10 रुपये, नहीं 6 रुपये उसको अभी और भी पेमेंट करने हैं। ही परचेज 100 शेयर्स, वो देखिए 100 शेयर्स खरीदता है। ड्यू टू नॉट बीइंग एबल टू पे फर्दर इंस्टॉलमेंट, उसके बाद के जो इंस्टॉलमेंट है देखिए वो भर ही नहीं रहा है, यानी कि 6 रुपये आपको दे ही नहीं रहा है वो। द कंपनी फॉरफीड्स हिज शेयर्स एंड री इशू देम, फिर कंपनी उसके शेयर्स को फॉरफीट कर सकती है और उसको पुनः निर्गमित कर सकती है। नाउ द अमाउंट ऑफ द कंपनी इन एरियर इज ₹6, सो दे कैन इशू द शेयर्स एट अ वॉल्यूम मोर देन 6 एंड नॉट लेस देन दैट। यानी कि कंपनी को देखिए 6 रुपये आपको नहीं मिले तो कंपनी क्या करेगी, जो री इशू करेगी वो हमेशा याद रखिएगा इस 6 रुपये से कम में नहीं कर सकती, हमेशा इस 6 रुपये से ज़्यादा में करेगी। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। नहीं समझ में आता है तो बार बार कहता हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप पूछ सकते हो, टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ से पूछ सकते हो और कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। वैसे एक बार ये और समझा दे रहा हूँ आपको, जैसे मान लीजिए एक शेयर्स की वैल्यू 100 रुपये, क्लियर, एक शेयर होल्डर जो एप्लीकेशन पे आपको 20 रुपये दे चुका है, तो अभी उससे लेना देखिए कितना बाकी है, आपको 80 रुपये लेना बाकी है। बट ड्यू टू सम रीज़न वो उसके बाद पैसा ही नहीं दे रहा है, यानी कि जो 80 रुपये बच जा रहा है उसकी वो पेमेंट ही नहीं कर रहा है। तो कंपनी क्या कर रही है, इसके शेयर्स को फॉरफीट कर ले रही है, अपने पास ले रही है, फिर फॉरफीट करके वो अपने घर नहीं ले जाएगी, इसको मार्केट में री इशू करेगी। तो जब भी कंपनी री इशू करेगी, तो अभी हमने लोगों ने पढ़ा कि री इशू हम लोग का पार पे भी हो सकता है, प्रीमियम पे भी हो सकता है और डिस्काउंट पे भी हो सकता है। ओके, तो जब भी कंपनी शेयर्स को री इशू करेगी तो वो कभी भी इस 80 रुपये से कम में नहीं कर सकती है, इस 80 रुपये से ज़्यादा में ही वो री इशू करेगी। ओके, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। चलिए पहले एक चीज़ और बता दे रहा हूँ, देखिए मैं ऑलरेडी आप लोग को बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग की एमसीक्यू की लगभग 100 क्वेश्चन से ऊपर का एमसीक्यू सॉल्व करा चुका हूँ। ओके, तो उसका आपको वीडियो यहाँ प्लेलिस्ट यहाँ पे आई बटन पे मिल जाएगा, वहाँ से जाकर वॉच करिए, ज़्यादा एक्चुअली उसको वॉच करिए, क्योंकि एमसीक्यू जितना आप पढ़ेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा। ओके, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। जी देखिए, री इशू की एंट्री क्या होती है हमारी, जब फॉरफिटेड शेयर्स को री इशू करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ये तब होगा जब फॉरफिटेड शेयर्स को हम लोग पार पे इशू करेंगे। जब प्रीमियम पर री इशू करेंगे तो क्या एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। ओके, और डिस्काउंट, एक सेकंड, डिस्काउंट का नहीं था क्या भाई, है, माफ़ करिएगा मैंने देखा नहीं, हाँ। और जब इसी शेयर्स को देखिए डिस्काउंट पे री इशू करेंगे तो डिस्काउंट को हम लोग फॉरफिटेड अमाउंट से राइट ऑफ करते हैं, तो इसकी एंट्री देखी होगी बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ओके, और एक और क्या दिया है, जब्त अंशों की कटौती पर पुनः करना, यानी कि देखिए वही जो जब्त अंश किए गए उसको फिर से पुनः छूट पर ही करना, तो इसमें बस डिस्काउंट को भी एक चीज़ को डेबिट कर दिया जाता है, यानी कि बैंक अकाउंट डेबिट फॉर फीचर शेयर अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तीसरे तक आप ध्यान देंगे। ओके, आगे देख लेते हैं एक और एंट्री,
और फिर जो फॉरफीचर का पैसा बच जाएगा हमारा, याद रखिएगा, जो फॉरफीचर का पैसा बच जाएगा उसको हम लोग कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं, जिसकी एंट्री होती है हमारी शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ये एमसीक्यू का क्वेश्चन पता नहीं कितनी बार कॉमर्स के पेपर में आया होगा, जिसका कोई मतलब लेखा ही नहीं है, कोई रिकॉर्ड ही नहीं है जिसको बोलते हैं। फेवरेट क्वेश्चन होता है ये कॉमर्स के कंपटीशन एग्जाम में कि फॉरफीचर अमाउंट का पैसा कहाँ ट्रांसफ़र किया जाता है। इसी तरह 4-5 ऑप्शन दे देगा, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल अकाउंट, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, कैपिटल रिजर्व अकाउंट या जनरल रिजर्व। तो जो बच्चा पढ़ा है वो तो तुरंत टिक मारेगा कैपिटल रिजर्व अकाउंट। तो इसीलिए थ्योरी को अच्छे से आप लोग पढ़ा करिए और नोट्स प्रॉपर बनाया करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए, अभी मैंने आपको बताया था कि शेयर्स को जो है 2 वे में इशू किए जा सकते हैं, या तो एक कैश के लिए या तो एक अदर देन कैश के लिए। ओके, तो ये देखिए परिस्थिति जो है वो अदर देन कैश की, यानी कि इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। ओके, तो यानी कि देखिए व्हेन एन एसेट्स इज एक्वायर्ड बाय अ कंपनी, यानी कि जब कंपनी एक संपत्ति को एक्वायर करती है, the payment of assets price can be made by the issue of shares or in cash to the vendor। यानी कि जो इसका पेमेंट है वो 2 माध्यम से किया जा सकता है, या तो एक शेयर इशू करके किया जाए या पूरा का पूरा पैसा कैश में दे दिया जाए। ओके, तो जब शेयर में पेमेंट किया जाएगा, यानी कि देखिए मोर एवर व्हेन शेयर्स आर गिवन अगेंस्ट द परचेज प्राइस, जब यानी कि जितने का वो एसेट्स है उसके बदले कैश न देकर शेयर इशू किया जाता है, उसी को हम लोग कहते हैं इट इज़ नोन एज इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। ओके, आइए देख लेते हैं इसकी एंट्रीज। जी ये रही। तो सबसे पहले देखिए आप एसेट्स खरीद रही हैं, तो आपके पास आ क्या रहा है, एसेट्स खरीद रही हैं या खरीद रहे हैं, सॉरी, तो एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स अकाउंट। ओके, अब इसके बिहाफ में देखिए आप शेयर इशू कर रहे हैं, तो शेयर 3 माध्यम से इशू किए जा सकते हैं, एक एट पार, एक एट प्रीमियम और एक एट डिस्काउंट। ओके, तो जब आप पार पे इशू करेंगे तो आपकी एंट्री होगी वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ओके, जब ये प्रीमियम पर इशू होगा तब आपकी एंट्री होगी वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। ओके, और जब यही आप डिस्काउंट पर इशू करेंगे तब एंट्री होगी आपकी वेंडर्स अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ओके, आगे देख लेते हैं हम लोग। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं शेयर्स में, उनके बारे में आइए आज हम लोग चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए हम लोग का राइट शेयर्स क्या होता है। तो राइट शेयर्स किसको कहते हैं, अधिकृत अंश, आई गेस एक बार चेक कर लीजिएगा हिंदी आप लोग, लेकिन राइट शेयर्स, तो इट रिफर्स टू द राइट ऑफ द एग्जिस्टिंग शेयर्स होल्डर टू सब्सक्राइब इन प्रोपोर्शंस ऑफ देयर एग्जिस्टिंग होल्डिंग टू द स्टेट इशूड बाय अ कंपनी। यानी कि जब कंपनी अपने शेयर्स को इशू कर रही है, ओके याद रखिएगा, तो सबसे पहले कंपनी क्या करेगी, जो उसके एग्जिस्टिंग शेयर्स होल्डर, जो पुराने शेयर्स होल्डर हैं, उनसे जाकर पूछेगी कि भैया आप तो शेयर नहीं लेंगे, तो सबसे पहले उनको देखिए प्रायोरिटी दी जाएगी। तो जब आपके एग्जिस्टिंग शेयर्स को शेयर खरीदने के लिए प्रायोरिटी दी जाती है, वही आपका राइट शेयर्स कहलाता है। आगे रेक्स देखिए, प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स। ओके, तो इट रिफर्स टू इशू एंड अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स टू अ सेलेक्टेड ग्रुप ऑफ अ पर्सन्स प्राइवेटली एंड नॉट टू जनरल पब्लिक। यानी कि जब शेयर्स को किसी गिने चुने सेलेक्टेड पर्सन्स के जो ग्रुप्स होते हैं उनको इशू किया जाता है, जनरल पब्लिक को नहीं इशू किया जाता है, तो वो आपका प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स कहलाता है। इसके लिए कंपनी को अपने एजीएम में एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना अनिवार्य है। नेक्स्ट देखिए स्वेट शेयर क्या होता है। तो देयर आर इक्विटी शेयर्स he should buy there are equity shares he should buy a company to its employees and directors at a discount for consideration other than cash for providing know-how or making available rights in the nature of intellectual property। अर्थात जब कंपनी अपने कर्मचारी एम्प्लॉयज़ को या डायरेक्टर्स को रियायती शर्तों पर, ठीक, इक्विटी शेयर्स देती है,
तब ऐसे शेयरों को स्वेट शेयर कहा जाता है। यानी कि जब कंपनी अपने शेयर्स को कंपनी के कर्मचारियों और उनके निदेशक बोले तो डायरेक्टर्स को ही कुछ रियायती शर्तों पर ही शेयर इशू कर देती है, तो उसको स्वेट शेयर कहा जाता है। स्वेट इक्विटी शेयर्स कर्मचारी बोले तो एम्प्लॉयज़ और निदेशकों उनके द्वारा कंपनी के हित में किए गए महत्वपूर्ण योगदान के बदले दिए जाते हैं। यानी कि स्वेट शेयर्स वो शेयर्स होते हैं जो कंपनी के कर्मचारी और जो कंपनी के डायरेक्टर्स हैं उनके द्वारा कंपनी के में किए गए अच्छे कार्यों के लिए उनको इशू किए जाते हैं। सम टाइम ये शेयर्स देखिए बिल्कुल निःशुल्क जारी कर दिए जाते हैं, यानी कि फ्री में दे दिए जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपसे क्या कह रहा है, एम्प्लॉयज स्टॉक अगेंस्ट स्कीम। ओके, एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शंस स्कीम, तो इसमें क्या होता है, इट इज अ स्कीम अंडर विच द कंपनी ग्रांट्स एंड ऑप्शंस टू एन एम्प्लॉय टू अप्लाई ऑफ शेयर्स फॉर द कंपनीज प्री डिटरमाइंड प्राइस। यानी कि इसमें कंपनी क्या करती है, अपने कर्मचारियों को, अब याद रखिएगा, अपने कर्मचारियों को एक ऑप्शन देती है कि आप शेयर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं पहले से निर्धारित प्राइस पर। ओके, आगे बढ़ते हैं, बाय बैक ऑफ शेयर्स। तो बाय बैक ऑफ शेयर्स क्या होता है, इट मीन्स परचेजिंग ऑफ ओन शेयर्स बाय द कंपनी फॉर इमीडिएट कैंसिलेशन। यानी कि बाय बैक ऑफ शेयर्स में क्या होता है, कंपनी अपने ही शेयर्स को खरीद लेती है उसको कैंसिल करने के लिए, निरस्त करने के लिए। यह दो प्रकार से हो सकता है। सबसे पहले देखिए, व्हेन कंपनी में परचेज इट्स ओन शेयर आउट ऑफ, कंपनी अपने शेयर्स को कहाँ से खरीद सकती है भैया, कंपनी अपने पास पैसे लाएगी नहीं, तो कंपनी के पास पैसे कहाँ से आते हैं, फंड्स, कैपिटल, सिक्योरिटी, प्रीमियम, यही सारी चीज़ें होती हैं, तो वहाँ से। तो सबसे पहले या तो कंपनी के पास अगर कोई फ्री रिजर्व है तो वहाँ से अपने शेयर्स को खरीद सकती है, दूसरा SPR यानी कि सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से भी खरीद सकती है, और तीसरा प्रोसीड्स ऑफ एन अर्लियर इशू ऑफ शेयर्स, यानी कि जो पहले से इशू शेयर्स किए गए हैं उसके भी आप में भी वो खरीद सकती है। आगे देख लेते हैं दूसरा केस क्या है। दूसरा केस देखिए आपका है, फॉर बाय बैक ऑफ शेयर्स फ्रॉम द फॉलोइंग कंडीशंस मस्ट बी फुल्ड। यानी कि बाय बैक शेयर्स करने के लिए कुछ निर्धारित शर्तें दी गई हैं, उसको फुलफिल करना जरूरी है। सबसे पहला, बाय बैक शुड बी ऑथराइज्ड बाय द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। यानी कि बाय बैक जो होता है आपका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन द्वारा ऑथराइज्ड होना चाहिए। दूसरा, कंपनी 10% से ज़्यादा अपने पेड अप इक्विटी शेयर्स को बाय बैक नहीं कर सकती है, यानी कि कंपनी में बाय बैक 10% ऑफ एग्रीगेट पेड अप इक्विटी कैपिटल एंड फ्री रिजर्व। ओके, तो ये देखिए आपके थे शेयर से रिलेटेड सारे के सारे इंपॉर्टेंट थ्योरी वाले पार्ट्स। ओके, अभी ये कंप्लीटिंग हुआ, अभी इसमें बहुत से टॉपिक हैं, उसको भी धीरे धीरे मैं कवर करा दूंगा। ओके, तो जल्द सारे वीडियोस अच्छे से आप लोग देखिए, कॉपी पेन लेके पूरा प्रॉपर नोट्स बनाइए, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पुराने वीडियोस के लिंक है, वहाँ से उनको भी वॉच करिए, और MCQs की प्रैक्टिस करते रहिए, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। ओके, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सो प्लीज़ बार बार कहता हूँ आप लोगों से, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच में शेयर किया करिए। ओके, और वीडियोज़ पसंद आती है सो वीडियोज़ को लाइक ज़रूर किया करिए। ओके, धन्यवाद, और अच्छे से आप लोग प्रिपरेशन करते रहिए।